नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और ऐसा बहुत कम होता है। ये नई वाली भारतीय जनता पार्टी है। इस नई वाली भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम होता है। पिछले 4 दिनों से लड़ाई जारी है। दिल्ली से एक लिस्ट गई। लिस्ट को थोड़ा बहुत अपना हेर फेर करके योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 3 बड़े दिग्गज केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और एके शर्मा, इन लोगों ने ऐसा पेच फंसा दिया कि विभागों का बंटवारे का मामला लटका हुआ है। योगी आदित्यनाथ भी तू डाल डाल में पात पात करते हुए जो मंत्रालय हुआ करता था, याद है शिवजी, पहली बार केशव प्रसाद मौर्य के पास पीडब्ल्यूडी, उसको बाद में जी। जितिन प्रसाद को दे दिया गया। जितिन प्रसाद के केंद्र में आने के बाद वो मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के पास था। और अब ये कहा जा रहा है कि वो भूपेंद्र चौधरी को ये मंत्रालय देना चाहते हैं। और दिल्ली दरबार ने अड़ंगा लगाया, केशव प्रसाद मौर्य अड़े हुए नजर आए। तो योगी आदित्यनाथ ने नया तरीका निकाल दिया नाफरमानी करने का। वो जो कक्ष हुआ करता था ना, कमरा, जिसमें जितिन प्रसाद बैठा करते थे पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में, मंत्रालय का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वो कमरा ऑफिशियली ऑर्डर जारी करके भूपेंद्र चौधरी को दे दिया गया है। नतीजा ये हुआ कि सब कुछ मामला अटका हुआ है। अब वो मामला योगी ने अटका रखा है या योगी ने लिस्ट भेजी राजभवन में अटका हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी में ऐसा होता नहीं। यूपी में पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा नहीं गया। 4 दिन से ये मामला लटका हुआ है। न केशव झुकने को तैयार, न योगी झुकने को तैयार। राज्यपाल की अपनी एक अलग भूमिका हो सकती है। आनंदीबेन पटेल गुजरात से आती है, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं हुई है वो। तो अब ये मामला दिल्ली दरबार में पहुंच गया है। अब उस तरह के शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अमित शाह ने तलब किया या नाराज योगी पहुंचे। लेकिन हकीकत यही है शिव जी कि जब हम ये वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, उस समय के आसपास योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की एक बड़ी मुलाकात हो रही होगी। उस मुलाकात में क्या होगा, मुलाकात की असली वजह क्या है और कहां जाकर पेच फंसा हुआ है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये महाभारत अब खत्म होगी या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज की तारीख है 14 मई और फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे का गणित तो समझना पड़ेगा। ये वही भूपेंद्र चौधरी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे। ये वही भूपेंद्र चौधरी हैं जिनका योगी आदित्यनाथ से आपस में तालमेल ठीक रहा। उन्होंने कभी योगी जी पर सवाल खड़े नहीं किए। और एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष रहे जो बीजेपी को कुछ दे नहीं पाए। जब लिया दिया गया तो केंद्र ने या योगी ने अपनी दम पर लिया। वो चाहे उपचुनाव हो या फिर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के प्रभारी रहे हो या फिर कोई और। अब लोगों को यह लगा था कि भाजपा के पास जाट समुदाय के लिए जयंत चौधरी आ गए हैं, या लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि गुर्जर समुदाय को एक बड़ा स्पेस मिलेगा। तो यहां भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा गेम खेला। दिल्ली से मिलकर उन्होंने जो नए गुर्जर समुदाय से 2 लोगों के नाम चल रहे थे, अशोक कटारिया, नंदकिशोर गुर्जर, उन दोनों पर कट्टा लगवा दिया और कहा कि मुझे आगे कर दो। उन्होंने खुद को आगे कर लिया। और सोमेन तोमर को जो राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा गुर्जरों को कुछ देना ही तो चाहते हो तो इन्हें राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दो, गुर्जर भी खुश हो जाएंगे। और इस सब के पीछे जो भी समायोजन में व्यवस्थाएं जुटी होंगी, उस सब की व्यवस्था सोमेन तोमर ने कर दी। अब यह खेल तो भूपेंद्र चौधरी ने निपटा लिया। अब भूपेंद्र चौधरी फंस गए, किधर जाए, तो वो झट सीधे सरेंडर कर गए योगी खेमे में और अपना एक कमरा आवंटित करा लिया। उस कमरे की अभी राज्यपाल सूची, क्योंकि इस सब रोल में राज्यपाल महोदया का भी बड़ा रोल था। और आपने देखा भी होगा, भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ग्रहण करते ही राज्यपाल के पांव छुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाके बाकायदा देख लीजिए। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के उन्होंने पांव नहीं छुए, ये भी वीडियो में आप देख लीजिए। और उसके बाद ये सब घटनाक्रम बदलता, लुढ़कता पुढ़कता इधर उधर पहुंचा, फिर ये कमरे आवंटित हो गए। लेकिन अब तक विभाग नहीं बट सके। और विभाग नहीं बट रहे हैं, उसका कारण कुछ संतोष जी ने बताया, कुछ हम बता देते हैं। केंद्र वाले चाहते हैं कि गृह मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य को दिया जाए, ताकि 5 महीने जो ये जातिवाद का ठप्पा लगाए गृह मंत्रालय पे, वो उतर जाए। ब्राह्मण पहले से नाराज है। और इसी को लेकर राजकुमार भाटी का वो बयान
इतना वायरल कराया जा रहा है, इतना वायरल कराया जाए, अब तो पुरानी पुरानी क्लिपें काट कर भी लाई जा रही हैं ताकि यह बताया जाए कि सपा के राजकुमार भाटी से ब्राह्मण विरोधी और कोई है ही नहीं इस देश में। जबकि मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ब्राह्मण विरोधी कोई भी व्यक्ति इस राज्य में नहीं है। तो वो जातिगत आंकड़े उतारने के लिए बीजेपी चाह रही है कि केशव प्रसाद मौर्य कुछ दिन गृह मंत्री बने तो कुछ जो अधिकारियों की लिस्ट है उसमें कुछ बाबू साहब ऊपर नीचे हों, तो जो पार्टी की छवि पर धक्का है वो हटे। अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अगर भैया गृह मंत्रालय ना दो तो पीडब्ल्यूडी तो लौटा दो 6 महीने के लिए। वहां भी जो संतोष जी बता रहे हैं उसके मुताबिक बात बनती नहीं दिख रही है। तो क्या किसको मिलेगा? क्या इसका मतलब जो दिल्ली से स्लिप आई थी मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसे मोहर लगवाया गया था, वही स्लिप पड़ी गई? क्योंकि बंगाल के शपथ ग्रहण से पहले कोई चर्चा नहीं थी मंत्रिमंडल विस्तार की। बंगाल की शपथ ग्रहण करते ही वहीं से एक मैसेज आया कि बंगाल से लौटकर मुख्यमंत्री सीधे राज्यपाल से मिलने जाएंगे। तो क्या इस दौरान बंगाल में ही कोई स्लिप थमा दी गई? क्योंकि बीजेपी में पर्ची खेल चल रहा है, वो पर्ची पढ़ के राज्यपाल को बता दी गई होगी। सुबह शपथ ग्रहण हो गया, अब शपथ ग्रहण तो हो गया, विभाग बंटवारे नहीं हो रहे। और मीडिया ने नहीं पूछा संतोष जी, मीडिया पूछ रही है केरल में मुख्यमंत्री कांग्रेस कब बनाएगी। मीडिया ने 15 दिन यूपी में नहीं बना, कोई सवाल नहीं किया। मीडिया ने 14 दिन उत्तराखंड में नहीं बन पाया, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन अगर एक सप्ताह केरल में नहीं बन पाया तो भूचाल आ गया। हालांकि कांग्रेस ने आज नियुक्त कर दिया और पहली बार कोई कांग्रेस ने ठीक काम किया है। जिस व्यक्ति ने जमीन पर चुनाव लड़ा, जमीन पर मेहनत की, आज सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डीके शिवकुमार, टीएस सिंहदेव के साथ अगर घटना ना घटी होती तो कांग्रेस आधे से ज्यादा राज्यों में सत्ता के केंद्र बिंदु में बैठी होती। इस बार लगा कि राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने एक सटीक निर्णय लिया है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की जो विभागीय कार्रवाई है वो अब पूरी दिल्ली से होगी? क्या दिल्ली से आज स्लिप मिलेगी फलाने सिंह फलाना विभाग, फलाने सिंह फलाना विभाग, क्या होगा? तो क्या इस राज्यों को पूरा कंट्रोल पावर शाह साहब के पास है? किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है? मनोज अग्रवाल कब चीफ सेक्रेटरी बनेंगे? वो गुप्ता जी जो एसआईआर के ऑब्जर्वर थे वो कब सीएम के सलाहकार बनेंगे? ये सब बड़ा खेल है और इस खेल को ही समझेंगे सीधा संतोष जी के पास जाके। संतोष जी, अब किस किस को क्या क्या विभाग दिलवा रहे हो, जल्दी बता दो, बस दर्शक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें समझिए इस पूरे मामले को कि योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से विपक्षी दल ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल और कई तरह के किंतु परंतु है। और मेरी इस बात को जरा गौर से सुने दर्शक, जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य फिर से मांग रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनसे छीनकर जितिन प्रसाद को दिया गया था और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास है। तो दर्शक समझ गए होंगे कि अगर केशव प्रसाद मौर्य के पास आए तो पता लगा बहुत सारी फाइलों की फोटोकॉपी होने लग जाए, बहुत सारी चीजें निकल कर आने लग जाए। बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। और भाजपाई भी अब तो अलग अलग प्रदेश के, हरियाणा में तो एक मंत्री जाके कह रहे हैं कि भगवान कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें इस भ्रष्टाचार के लिए, अपने ही पार्टी के नेताओं, मंत्रियों को, अधिकारियों को। तो ये तमाम चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। अब दूसरी चीज आपने कही, बिल्कुल सही कही, मंत्री कौन बनेगा या नहीं बनेगा ये मुख्यमंत्री तय करता है। अगर मुख्यमंत्री कमजोर होता है तो पार्टी का आला कमान तय करता है। तो अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो या तो पार्टी के आला कमान के पैर छुएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के या किसी और नेता के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पावरफुल हो। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में महिला है, राज्यपाल है, राज्यपाल मंत्री नहीं बनाती है, वो शपथ दिलवाती है, लेकिन राज्यपाल मंत्री नहीं बनाते हैं। तो राज्यपाल का पैर छूने का मतलब आप समझ लीजिए कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव रखती हैं। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि राज्यपाल, अब तक हमने सुना था प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, यहाँ तो राज्यपाल बने रहने का रिकॉर्ड आनंदीबेन पटेल ने बना दिया है। क्या
बिना गुजराती लॉबी के चाहे ये संभव है, उनको हटा के किसी और को क्यों नहीं लेके आया जा रहा है, और आखिर एक ही व्यक्ति कब तक एक प्रदेश का राज्यपाल बना रहेगा। अब दिक्कत और दुविधा समझिए योगी आदित्यनाथ, उनको पता है कि अगर गृह मंत्रालय उनसे चला गया तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर उनका कंट्रोल एक तरह से खत्म हो जाएगा। फिर वो जो बुलडोजर छवि, जो सख्त छवि, ये जो तमाम तरह की बातें कही जा रही है, वो कंट्रोल उनका खत्म हो जाएगा। दूसरी बात जो कही जा रही है कि अगर पीडब्ल्यूडी दे देंगे तो बहुत सारे राज की बातें जो है वो निकलकर सामने आ जाएंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि चाहे वो गृह मंत्रालय दे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दे, उसका सीधा सा मतलब होगा कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो गए हैं, और कमजोर मुख्यमंत्री की न मंत्री सुनते हैं और न ही अधिकारी सुनते हैं। तो फिर योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने का सपने का क्या होगा। और जिस तरह से ये लिस्ट आई, जिस तरह से वो मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद कैबिनेट की बैठक में बोला योगी आदित्यनाथ ने कि 1-2 दिन में विभागों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन वो 1 दिन होते होते 4 दिन हो गए, लेकिन इन 4 दिन में विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। और इस बीच क्या किया आपने, मंत्रालय का बंटवारा तो नहीं किया, लेकिन भूपेंद्र चौधरी को मुख्य भवन विधान भवन में जो है वो कमरा आवंटित कर दिया गया, और अन्य मंत्री जो नए बने थे उनको बापू भवन सचिवालय में दिया गया है। और भूपेंद्र चौधरी को मुख्य भवन के प्रथम तल में जो कक्ष संख्या 82B जो आवंटित किया गया था, उसमें पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री के तौर पे, जैसे मैंने बताया, जितिन प्रसाद बैठते थे। जितिन प्रसाद के पास वही पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग था, और जितिन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ये विभाग का दायित्व मुख्यमंत्री खुद संभाल रहे हैं। तो मंत्रालय आवंटित नहीं हुआ, लेकिन वो कमरा आवंटित करके एक तरह से बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं हमेशा कह रहा हूं, पिछले 1-1.5 वर्षों से वफादारियां बदलने का दौर है। कब कौन किसके साथ रहता है, कब कौन किसके खिलाफ चला जाता है, कब कौन किसके साथ खड़ा हुआ नजर आता है लेकिन वो उसी को काटता रहता है, और कब किसी और का दिखता हुआ किसी और के साथ चला नजर आता है। जी शिव जी, आपको याद होगा कि स्वतंत्र देव जी अमित शाह के सबसे खासम खास पैरोकारों में गिने जाते थे। वो बंसल जी के बेहद नजदीकी थे, और बंसल जी ने इसीलिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। 2022 से पहले की बात कर रहा हूं। और उसके बाद कैसा पलटा उन्होंने खाया, कैसा पलटा खाया। वो सबसे खास आदमी बनकर रह गए योगी आदित्यनाथ के। कल की शपथ ग्रहण जब हो रही थी तो बड़े मायूस बैठे थे, क्योंकि चर्चा यह थी उनका विभाग छिनेगा या बदला जाएगा, या हो सकता है उन्हें हटा दिया जाए। फिर जातीय समीकरण लगाए गए। कुर्मी पहले से नाराज थे, तो इसी चक्कर में पंकज चौधरी को लाए हैं, और कहीं स्वतंत्र देव को हटा दिया तो कुर्मी फिर ना नाराज हो जाए। वैसे ही पीडीए हावी बना हुआ है। फिर ये 2 लाख का फोर्स लगाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को, चुनाव को। फिर किसी निर्वाचन आयुक्त को तलाशना पड़ेगा। फिर कोई गुप्ता जो एसआईआर वाले हैं उन्हें तलाशना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी हर काम का मास्टरमाइंड नहीं होता संतोष जी। अपना काम अपने ही साझता है। हालांकि अब कहावतें भी सुनाना खतरनाक हो गया। पता नहीं उतना वीडियो काट के कौन वायरल कर दे, कहां से गालियां दिलवा दे, कहां मुकदमा लिखवा दे। राजकुमार भाटी का कोई आशा नहीं था, अब तो नोएडा में भी 2 केस लिख गए, और गाजियाबाद में तो 3-4 लिख गए हैं, और भी कहां कहां लिखे जाएंगे ये किसी को पता नहीं। लेकिन सवाल केस और उसका नहीं है, सवाल इस बात का है पाठक जी। नहीं, उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा शिव जी, एक चीज जोड़ना चाहूंगा। उससे कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं प्रवक्ताओं को ये कहा था कि आपको बोलने में थोड़ा सा आपको संयम बरतना पड़ेगा। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इसमें संयम बरतना पड़ेगा। जहां तक राजकुमार भाटी की बात है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बौद्धिक जमात है, लेकिन मुझे एक चीज हमेशा लगती है कि क्या इस देश में बौद्धिक बनने का एक ही कंडीशन है कि वो ब्राह्मण को गरियाए। आपको इस चीज से कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा। और जब लड़ाई बड़ी है, मैं फिर दोहराता हूं, अगर समाजवादी पार्टी में बैठे किसी भी नेता को ये लगता है कि ब्राह्मण समाज जो है वो शोषक वर्ग है, तो उनको अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को याद करना चाहिए, चाहे वो जनेश्वर मिश्र हो या अन्य बड़े दिग्गज नेता हो, और फिर उनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि उन नेताओं ने समाजवादी पार्टी को दिया या उनसे लिया, और अखिलेश यादव के राजनीतिक गुरु कौन थे। मैं फिर कह रहा हूं, आप उस नए दौर में हैं कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो वायरल होगा, और आप समाजवादी पार्टी के हार को सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे। पढ़े लिखे प्रवक्ता भी अगर इस तरह के बातें करते हुए नजर आते हैं, मुझे लगता है कि अब सावधान रहना चाहिए। और एक बात और शिव जी, जाति को छोड़ दो ना, आओ आगे बढ़ो, स्कूल की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो,
लोगों की भलाई की बात करो, रोजगार की बात करो, काम की बात करो, मजदूरों की बात करो, कानून व्यवस्था की बात करो, बीजेपी के भ्रष्टाचार की बात करो। जाति को छोड़कर अब देश को एकजुट करने की तरफ बढ़ो, और नहीं तो ये मान के चल लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी अखिलेश यादव जो है वो तस्तरी में देते हुए नजर आएंगे, सोने चांदी की तस्तरी में सजाकर। एक चीज आपने और कही है शिव जी, जो तमाम चीजें कही जाती है, आपने स्वतंत्र देव सिंह जी का जिक्र किया, बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थे, बहुत ही कद्दावर नेता बनने की कोशिश करते हुए नजर आते थे, ये तमाम चीजें करते हुए नजर आते थे, लेकिन जो जो मंत्रालय उनके पास है उस मंत्रालय की हालत क्या है आप ये समझ जाइए। और उत्तर प्रदेश कैसे ठहरा हुआ है, आप इस चीज को समझिए। इस लड़ाई में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश ठहरा हुआ है। आपको बड़े बड़े विकास के दावे बताए जा रहे होंगे, आपको बड़ी बड़ी बातें बताई जा रही होंगी, लेकिन मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा ना होना सिर्फ विभागों का बंटवारा भर होना नहीं है शिव जी, बल्कि ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे पंगु हो गई है। एक बात और, मैं हमेशा कहता हूं कि हम बड़ी चीजों की बात करते हैं, लेकिन कई बार हमें उन चीजों की बात भी करनी चाहिए जो जनता से जुड़ी हुई है। मैं विज्ञापन देख रहा था, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे थे कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करो। गाजियाबाद के डीएम साहब ने भी कहा कि भैया वो कह रहे कि साइकिल से चलो या नमो ट्रेन का इस्तेमाल करो, ये तमाम चीजों का इस्तेमाल करो। दो चीज मेरी समझ में नहीं आया। अगर गाजियाबाद के डीएम बेहतर होते कि गाजियाबाद में रूट बताते कि कितने रूट पर वो सार्वजनिक परिवहन की बसें चला रहे हैं, क्या गाजियाबाद में सरकारी बसें चल रही हैं? नोएडा की डीएम भी बताती कि भैया नोएडा में कौन कौन से रूट पे कितनी सार्वजनिक बसें चल रही। और नोएडा और गाजियाबाद दोनों के डीएम ना बताते तो इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह जी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी बता देते कि भैया गाजियाबाद से अगर किसी को नोएडा जाना है, राजेंद्र नगर से नोएडा जाना है, मोहन नगर से नोएडा जाना है, अर्थला से नोएडा जाना है, गाजियाबाद बस अड्डे से नोएडा जाना है, चौधरी मोड़ से नोएडा जाना है, भाटिया मोड़ से नोएडा जाना है, लाल कुएं से नोएडा जाना है, तो कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बस आपने चला रखा है, जरा ये भी बता दीजिए। गाजियाबाद से नोएडा कनेक्ट नहीं है, आपको चलिए, वाया दिल्ली होते हुए जाना पड़ेगा। दर्शकों को एक बड़ी खबर से, ब्रेकिंग खबर से हम हमेशा ताज़ा अपडेट देते हैं, वो दे दें, क्योंकि ये वीडियो अभी कुछ ही देर में दर्शक देखेंगे। तो एसआईआर का 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अब एसआईआर होगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमनदीप, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम। हो गया काम पंजाब का। अब इन राज्यों में एसआईआर होगा। मेरी बात को अन्यथा दर्शक न ले लें, हो गया पंजाब का काम। पंजाब में जल्द ही आपको खबर मिलेगी कि भगवंत मान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जैसा आपने एक बार सुना था कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री पेमा खांडू पूरी पार्टी को लेकर बीजेपी में सम्मिलित हो गए, तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये बात हम आपको सूत्रों से आधारित बता रहे हैं। अभी जब तक हो न जाए तब तक हमारी बात पर तस्दीक लगा देना मत, क्योंकि सब सामने देखिए। संतोष जी, सवाल इस बात का है कि मंत्रिमंडल विस्तार हुए कई घंटे व्यतीत हो चुके हैं, अब तो 100 घंटे पार हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन जब मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो नहीं बट पाए हैं तो लोग सवाल तो करेंगे, लोग पूछेंगे। या फिर बिहार की तरह होगा, उप मुख्यमंत्री का पद भी नाम नहीं इस बार होगा पोर्टफोलियो में, फिर कहा जाएगा ये टेक्निकल एरर है। नहीं इसमें तो क्या नाम होगा क्या नहीं होगा, हमें तो ये देखना पड़ेगा कि मंत्रालय के, फिर मैं फिर कह रहा हूं कि सुनील बंसल सुपर चीफ मिनिस्टर बनाकर एक तरह से भेजे जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश। ये लिस्ट अमित शाह की लिस्ट, दिल्ली दरबार की लिस्ट थी जिसमें एक दो नाम योगी के भी एडजस्ट थे, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जो मंत्रालय उनको देने को कहा जा रहा है, और अभी मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये तो पता लगा है कि ब्रजेश पाठक और ए.के. शर्मा भी कुछ अड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो किस लिए अड़े हुए ये पता करने की कोशिश में जद्दोजहद में लगा हुआ हूं, पता लगेगा तो हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है, ये बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और ए.के. शर्मा ये तीनों एक साथ आ गए हैं। आपने देखा स्मार्ट मीटर वाले पे यूपी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, ये पूरा ठीकरा ए.के. शर्मा के माथे फोड़ा जा रहा था, जबकि ए.के. शर्मा तो कह चुके हैं कि मेरी तो सेक्शन इंजीनियर जूनियर इंजीनियर भी नहीं सुनता, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कैसे लागू करूंगा। तो उसको वापस तो लिया,
लेकिन ये तीनों ही मंत्री कहीं ना कहीं अड़ते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। और आपने कहा, बिल्कुल सही कहा पंजाब को लेकर, कि अब भगवंत मान से अरविंद केजरीवाल की बात तक नहीं हो पा रही है। और ये कहा जा रहा है कि मई के अंत तक, शायद इसी महीने के अंत तक या 2-4 दिन में हो सकता है कि आपको पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नजर आएगा। वो कोई भी हो, चाहे भगवंत मान हो या कोई भी हो, बस उनके नाम के आगे आम आदमी पार्टी हटके उनके नाम के आगे बीजेपी लग जाएगा। इसका हम इंतजार करते हैं। 2-3 चीजें और बता देता हूं। महंगाई डबल से ज्यादा बढ़ गई है, पहली बात तो ये। और मोबाइल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े से चौंक जाइए, क्योंकि कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि आकाश अंबानी, चेयरमैन रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, ये संचार भवन गए थे और इन्होंने संचार भवन जाकर जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे उनके ऑफिस में मुलाकात की है। ये एक बड़ी खबर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया वही प्याज वाले, एसी छोड़कर प्याज लेकर चलते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और चीज के लिए याद कीजिएगा, सिविल एविएशन मंत्रालय के रूप में एयर इंडिया को उन्होंने टाटा ग्रुप को बेचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फैसला मोदी साहब का था, लेकिन वो उस विभाग के मंत्री थे। अब वो जब संचार मंत्री बन गए हैं तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर के रूप में वो क्या बेचने जा रहे हैं, इस पे हमें नजर बनाए रखनी होगी। एमटीएनएल का क्या होने जा रहा है, बीएसएनएल का क्या होने जा रहा है, उनके लाखों सरकारी कर्मचारियों का क्या होने वाला है। और जिस तरह से ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, लूटने में लगी हुई है, लगातार अपने टैरिफ बढ़ाने में लगी हुई है। दूध की कीमत बढ़ गई है, आम चीजों की महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल अगले 24 से 48 घंटे में महंगा होने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने कह दिया है। और मोबाइल का टैरिफ अभी जितना है उससे भी और ज्यादा महंगा हो जाएगा। और उसके बाद आप कोई भी सामान खरीदिए, चाहे वो लैपटॉप खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, चाहे कोई भी सामान खरीदिए, आपको सब कुछ ज्यादा कीमत पर देना पड़ेगा। लेकिन आपकी जेब में तो पैसा है ही नहीं, बचेगा कहां से? 100 रुपए की कमाई में अगर 300 रुपए का खर्चा हो जाएगा तो आप क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे? तो अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस अच्छे दिन के लिए कहिए थैंक यू मोदी जी। और बाकी ये जो बवाल, ये हंगामा, ये चलता रहेगा। ये सत्ता की मलाई कौन कितनी चाट सकता है, ये इस बात की लड़ाई है। और वो लड़ाई योगी और केशव के बीच में चल रही है। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी रहे तो आपको लगे कि यूपी की जनता को 17 से 26 आ गया। एक तो नोएडा और गाजियाबाद का मेट्रो तो जोड़ नहीं पाएगी। 17 से 26 आ गया, इसी हिंडन एयरपोर्ट पे उतरते हैं, वहां से NH9 होते हुए निकल जाते हैं दिल्ली। एक हिंडन एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर आगे जाकर जो है वो पसंडा वाली रोड है, वो रोड तो ढंग से बना नहीं पाए ये लोग। और उतना जिससे निकलते हैं उसी हिंडन से 4 किलोमीटर आगे मोहन नगर है, वहां पे एक फुट ओवर ब्रिज है शिफ्ट। कभी मुख्यमंत्री जी से कहूंगा जाके देख ले उस फुट ओवर ब्रिज की क्या हालत है। वो भयानक कूड़ेदान बना के रखा हुआ है। और ये गाजियाबाद, दिल्ली NCR का शहर, गाजियाबाद और नोएडा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जिलों में है। और इनकी क्या हालत है, लेकिन उनको फिलहाल अपना प्रभाव बचाना है। चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं, दर्शकों के पास छोड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अमित शाह से मुलाकात के बाद फिर कोई नई खबर निकलेगी तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और इस खबर का आनंद लीजिए। देखिए किसको मिलेगा क्या विभाग। अगर आपको भी लगता है किस किस को क्या विभाग मिलना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोशिश करेंगे हम आपकी खबर सरकार तक पहुंचाने की। संतोष जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।